हेलो एवरीवन। क्लास 10th की बायो में हम बायो प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने शुद्धांत यानी छोटी आंत में होने वाले पाचन के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था। तो उसके बाद फिर हम बड़ी आंत यानी बृहदांत्र में होने वाले पाचन के बारे में पढ़ने वाले थे। बृहदांत्र में होने वाले पाचन से पहले हम अवशोषण क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो अवशोषण मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेना, ये नॉर्मल भाषा में इसको अवशोषण कहते हैं। जैसे एक हम अगर कोई फॉर्म जैसे होता है ना, फोम, उसको लेते हैं तो उसमें पानी में अगर डाल दे तो वो पानी को अवशोषित कर लेता है। उसी प्रकार जो भोजन का पाचन होने के पश्चात उससे में जो शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ हैं उनको जो आंत की भित्तियाँ होती हैं यानी आंत की जो दीवार होती है, सतह होती है, आंतरिक सतह होती है, उनमें से आवश्यक पदार्थों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। उसके बाद फिर उनको शरीर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो छोटी आंत का जो आंतरिक स्तर होता है, आंतरिक जो सतह होता है, सतह को आस्तर भी बोलते हैं। तो जो आंतरिक सतह होता है उसमें अंगुली जैसी छोटे छोटे उभार टाइप के संरचनाएं बनी होती हैं जिनको हम दीर्घरोम कहते हैं। तो उंगली जैसी एकदम उंगली छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, माइक्रोस्कोपिक यानी जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, वैसी संरचनाएं बनी होती हैं और इन संरचनाओं को हम दीर्घरोम कहते हैं। और ये दीर्घरोम का काम क्या होता है? ये जो भोजन का पाचन के बाद जब अवशोषण होता है तो ये दीर्घरोम उसके लिए ज़्यादा सतह प्रदान करते हैं। यानी जब अगर केवल ऐसे पूरा सतह एकदम सपाट होता है तो कम जगह होती है। अब ऐसे उभार जैसे बाहर बाहर निकले हैं तो पूरी उतनी जगह बढ़ जाती है, जिससे अधिक मात्रा में ये अवशोषण की क्रिया होती है। तो जो दीर्घरोम होते हैं वो रुधिर वाहिकाओं में से होके रुधिर वाहिकाओं में भी पहुँचे रहते हैं। इनका जो जुड़े रहते हैं ये बाहर निकले रहते हैं आंत की भित्ति से और अंदर रुधिर वाहिकाओं में भी पहुँचे रहते हैं, इनकी जड़ें पहुँची रहती हैं। तो भोजन जो अवशोषण होने के पश्चात सीधे ये प्रत्येक शरीर की जो प्रत्येक कोशिका है उसमें पहुँचाते रहते हैं। तो जो दीर्घरोम होते हैं भोजन इनके द्वारा अवशोषित होता है और कोशिका में पहुँच जाता है। अब कोशिका में क्या होता है? कोशिका में जब जो आवश्यक ऊर्जा होती है, जो हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, उसका निर्माण इसी अवशोषित भोजन की सहायता से कोशिका के अंदर हो जाता है। और नए ऊतकों का जो निर्माण होता है, कई कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ये जो नए ऊतक होते हैं इनका जो निर्माण होता है ये भी इसी अवशोषण के सहायता से होता है। और पुराने ऊतक जो जिनमें थोड़ा जैसे कुछ कमी हो जाती है, उनकी मरम्मत का काम भी में भी ऊर्जा का ज़रूरत होता है। तो उसके लिए भोजन हमको लेना ज़रूरी होता है, जिसके पश्चात उसका पाचन होता है, उसके बाद फिर अवशोषण होता है, फिर हमारे शरीर के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। अब ये हो गया जो क्षुद्रांत में अवशोषण होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब बृहदांत्र में क्या कैसे पाचन होता है इसको हम देखते हैं। जो जितना भोजन पच गया था वो अवशोषण हो गया ये क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में। जो बिना पचा हुआ भोजन है अब उसको बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ठीक, जहाँ पे जो दीर्घरोम है इसमें से जो जल का दीर्घरोम जो है वो जल का अवशोषण कर लेते हैं। और जल के अलावा जो अन्य पदार्थ होते हैं, जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको गुदा यानी एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और ये एक अवरोधी कोशिका के द्वारा नियंत्रित होता है। जो अत्यधिक मात्रा में जब अपचित भोजन हो जाता है तो उसको गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया पाचन और फिर अवशोषण की क्रिया, ये इतना हमने जान लिया। अब एक चीज़ मनुष्य में पाचन का जो क्रिया है, क्रिया विधि, और फिर अवशोषण कैसे होता है, इसका शरीर में उपयोग कैसे होता है, ये हमने पूरा जान लिया है। अब हम एक ऐसे जानने के लिए, आपको लिखना नहीं है, बस जानने के लिए है। अगर लिख लेंगे तब भी कोई बात नहीं। दंत क्षरण क्या है? दंत मतलब दांत और क्षरण मतलब उसका नाश होना यानी विनाश होना। तो जो दांत होता है वो
क्या कैल्शियम से बना होता है। ये हमको अब दंत क्षरण हमको केवल ऐसे जानना है कि क्या होता है। तो हमारे जो दांत होते हैं उसका जो मेन पार्ट होता है वो इनेमल होता है। जो सबसे कठोर हमारे शरीर का सबसे कठोर जो पार्ट है वो दांत ही है, जो इनेमल के कारण होता है। तो जो इनेमल जब हमारा, इसलिए उसका क्षरण होता है हमारे इनेमल का। जो हमारे शरीर का जब सबसे कठोर पदार्थ जो पार्ट होता है वो दांत में पाया जाने वाला इनेमल होता है। तो इनेमल या डेंटिन का जो क्षरण होता है वो क्या होता है, इसका रीजन। तो जब इनेमल पे हमारे शरीर जो दांत है उनकी बाहरी सतह पर जब जीवाणु इकट्ठा हो जाते हैं, तो मान लो हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी का कोई टुकड़ा हमारे दांत में फंस गया। तो जब दांत में फंसता है तो रोटी के टुकड़े में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शर्करा यानी शुगर होता है एक टाइप से। तो जब इस पे जीवाणु क्रिया कर देते हैं, यानी अपनी जीवाणु इसके द्वारा अपना भोजन लेने के लिए आते हैं, तो वो क्रिया करके इसको अम्ल बना देते हैं। तो जब ये अम्ल बनाते हैं तो अगर हम किसी पदार्थ पर भी अम्ल डालते हैं तो उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। इसी प्रकार जब हमारे दांतों पर भी अम्ल का निर्माण हो जाता है तो फिर धीरे धीरे इनेमल बहुत कोमल हो जाता है, यानी मृदु हो जाता है। तो फिर अनेक जो जीवाणु होते हैं हमारे दांतों पर चिपक कर एक परत जैसी संरचना बना देते हैं, जो पीली पीली परत बन जाती है ये हमारे दांतों पर। जब एक परत बन जाती है जिसके फलस्वरूप जो लार होता है या उसको हमारी दांतों की सतह को उदासीन नहीं कर पाता, क्योंकि बाहर अम्ल हो जाता है तो जिससे लार दांत की सतह तक नहीं पहुंच पाता। तो इसको समय पर ब्रश करने से ये जब परत हट जाती है तो फिर ये ठीक हो सकता है। अगर ब्रश ना करें तो फिर ये धीरे धीरे मसूड़ में प्रवेश कर जाती है, ये जीवाणु चले जाएंगे तो जिससे संक्रमण पैदा करते हैं, जिससे पायरिया और ऐसे कई दांत से संबंधित रोग होने लगते हैं। तो ये दंत क्षरण के बारे में हमने जान लिया। अब हमको ये 5 प्रश्न एनसीईआरटी के देखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वयंपोषी पोषण में क्या होता है, जो स्वपोषी जीव होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जैसे जितने भी पेड़ पौधे हैं ये स्वपोषी होते हैं। ये सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं और फिर जो पौधों की जड़ होती हैं वो मिट्टी से अपना खनिज लवण और फिर जल इन सब का अवशोषण करके फिर अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। परंतु जो विषमपोषी पोषण होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड यानी निर्भर रहते हैं। ये जैसे पौधों से लेते हैं या फिर किसी अन्य जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो काफ़ी सिंपल सा आंसर है कि जितनी भी आवश्यक सामग्री कच्ची होती है वो पौधे क्या करते हैं, ये भूमि से ग्रहण करते हैं। जैसे खनिज लवण हो गया, जल हो गया, फिर ये सब भूमि से इसको ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने भोजन निर्माण में प्रयोग करते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो हमारे जो आमाशय है तो उसमें अम्ल जो होता है वो एक अम्लीय माध्यम तैयार कर देता है भोजन का, जिससे जो एक पेप्सिन एंजाइम होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है इसके बारे में। एक पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक, तो उसकी क्रिया करने में काफ़ी सहायक होता है ये अम्लीय माध्यम। फिर चौथा है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम जो होते हैं वो किसी भी जो क्रिया हो रही है पाचन में उसको उत्प्रेरित कर देते हैं। एंजाइम मतलब जैव उत्प्रेरक, यानी जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लें, जो लार एमाइलेज होता है, लार में पाया जाने वाला एमाइलेज है, वह मंड के जटिल अणुओं को छोटे छोटे सरल शर्करा अणुओं में विखंडित कर देता है। तो इसका ये कार्य हो गया। फिर पेप्सिन क्या होता है, ये अभी बताया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से एक अम्लीय माध्यम से तैयार होता है। तो पेप्सिन ये क्रिया में सहायक होता है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है।
फिर एक क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। मतलब जो भोजन का अवशोषण है उसको करने के लिए क्या विकल्प लगाया गया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो सके। यानी जो पूछ रहा है क्या विकल्प है, तो क्षुद्रांत में भोजन के अवशोषण के लिए दीर्घरोम पाए जाते हैं, तो दीर्घरोम की सहायता से ये अवशोषण आसानी से हो। तो आज तक यहीं हम ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम श्वसन पढ़ेंगे। थैंक यू।